ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द टीम ऑफ वंडरफुल टीचर्स जो आपको एई जेई और गेट टीएससी में पढ़ाएगी। और अगर आप RK11 कोड का यूज करते हो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और अगर हम बात करें व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ प्लस कोर्स, तो प्लस कोर्स में आपकी जो क्लास होती है वो डेली होती है। क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैश कोर्स? सपोज आपका गेट का एग्जाम आ रहा है या ईएस का एग्जाम आ रहा है या एसएससी जेई का एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम के पहले क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होता है और ये क्रैश कोर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत मददगार होता है। RIB रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेज भी स्टार्ट होते रहते हैं और ये जो बैचेज होते हैं आपके रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेज, ये आपकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल सुपर लेवल पे लेके चले जाते हैं। और जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का होता है। मींस कुछ बैचेज ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं। और जो हिंदी मीडियम में बैचेज होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हिंदी में चलता है, उसमें लिखने का काम इंग्लिश में चलता है, समझाने का जो मीडियम होता है दैट इज हिंदी। और डाउट क्लियरिंग क्लासेज भी आपकी होती रहती हैं, प्लस पे वीकली टेस्ट होता है। ये बेस्ट बैच कोर्सेज वगैरह हैं। ये आप जो इमेज देख रहे हो इसका बस मकसद ये है कि आप डायग्राम के थ्रू चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से सीख सकते हो। प्लस जो होता है उसमें बच्चों के लिए एक लीडर बोर्ड रैंकिंग होती है जिसमें आप कितने सही सवालों के जवाब देते हो उसके बेसिस पे रैंकिंग बनती है आपकी। और यहाँ पे आप अपना गोल पिक कर सकते हो कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ए वेरी गुड इवनिंग। आज मई का आखिरी दिन है, आखिरी इन द सेंस कल संडे है तो कल क्लास तो होगी नहीं आप लोगों की, तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने ट्रांजिएंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आप लोगों ने एंजॉय भी किया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस ट्रांजिएंट के सॉल्व करेंगे, फिर कुछ कलर कोडिंग वगैरह के और कुछ मिक्स क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जून महीने में रैंक इम्प्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है गेट और ईएससी के लिए 15 जून से, और उसके अलावा एई और जेई के लिए मीन्स फॉर डिफरेंट जेई एग्जाम ऑफ वेरियस स्टेट्स एज वेल एज एई एग्जाम ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए बैच। और वो बैच जून महीने में स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वीक से संभवतः स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा है हु वांट टू प्रिपेयर फॉर जेई एंड एई देन दे कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन। और संभवतः जो एई और जेई का सब्सक्रिप्शन होगा वो एसएससी जेई एसएससी की कैटेगरी में होगा। ठीक है, तो फीस वाला आपका थोड़ा सा फैक्टर जो है अगर आप जेई में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमाइज हो जाएगा, आपको चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और RK11 कोड का यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी पा सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की कहानी। कल संडे है, कल आप भी आराम करना, हम भी आराम करेंगे, कल कोई क्लास नहीं होगी। और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो ये आप लाइव नहीं देख रहे हो, ये प्रीमियर हो रही है। तो कई बार आपके कमेंट का जवाब शायद मैं ना दे पाऊं, तो आप परेशान मत होना। कुछ ज़रूरी काम था 10-9 बजे से, इस वजह से वो क्लास थोड़ा पहले ही आज रिकॉर्ड करके प्रीमियर की जा रही है। लेकिन आपको समझ में आएगा, यू विल एंजॉय इट। और मुझे भी ये मान के पढ़ाना होगा कि मेरे सामने बच्चा है। बच्चा तो ऐसे भी नहीं रहता है, जब कमेंट भी नहीं आता है तो उतनी एनर्जी नहीं रह जाती है, मगर ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे सामने कमेंट आ रहा है रोहित धाकड़ का, 777 का, संजय का, सुजीता का, अरुणा का, ये सारे लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे, और मुझे पता है आप पूरी वीडियोज देखोगे। ठीक है, और अगर आप पर्सनली मुझे मैसेज करके कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, सो दिस इज माई मेल ID राजकुमार सिंह 730@gmail.com। आप इस पे मेल कर सकते हो या आप मैसेंजर या फेसबुक पे भी मैसेज आप कर सकते हो इस ID पे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ खूबसूरत क्वेश्चंस आज भी हम करेंगे। जून महीने में आप लोग परेशान हो कि सर क्या सब्जेक्ट चलेगा, जून महीने में क्या चलेगा, वो आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग देख रहे हैं अभी इस वक्त लाइव मुझे, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आपके दिल में जो डाउट उठेगा वीडियो देखने के दौरान
वो डाउट मैं क्लियर कर पाऊंगा पढ़ाने के दौरान, राइट। चलिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं और इसका आंसर आप लोग निकालना। आपको इसका आंसर साथ साथ में निकालते भी चलना है, भागना नहीं क्लास या वीडियो छोड़ करके। चिंटू वगैरह नहीं भागेंगे सर, नहीं भागोगे तो इसका आंसर दो। क्वेश्चन आपका ये है, ये दिस इज योर क्वेश्चन, देयर इज ए रजिस्टर, राइट। चिंटू करे सर माइक वगैरह देखते रहो, क्योंकि कोई कमेंट नहीं करेगा अगर माइक बंद हो जाएगा तो। हाँ चिंटू, ध्यान है मेरा उस पर। सर आज क्लास लाइव क्यों नहीं हुई? चिंटू एक मीटिंग है और इसलिए ज़रूरी है, इसलिए आपकी क्लास प्रीमियर कर दी जाएगी 9 बजे या 10 बजे, जो भी टाइम होगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम प्रीमियर में भी लाइव की तरह ही मजा लेंगे। ठीक है चिंटू। दिस इज ए कैपेसिटर 1 फैरड, दिस इज ए रजिस्टर 1 ओम, दिस इज ए रजिस्टर R2, दिस इज ए कैपेसिटर एंड दिस इज ए रजिस्टर R1। इसकी कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है क्या? चलो छोड़ो, नहीं दे रखी है तो जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। R1 R2, R1 1 ओम, R2 1 फैरड, इसका कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने कहा है कि इन द नेटवर्क गिवन इन द फिगर Z0 is 3 ohm and Z infinite is 2 ohm, then what is the value of R1 and R2? Then what is the value of R1 and R2? Your options are 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 1 ohm is 2 ohm, 3 ohm। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में चिंटू? अरे क्या दे रखा है इसमें? Z0 इज 3 ओम, Z0 कितना दे रखा है? 3 ओम दे रखा है। इसका मतलब है कि द इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट इज 3 ओम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जीरो? द मीनिंग ऑफ दिस जीरो इज दैट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज जीरो, व्हेन S that is j omega, when frequency is zero, then the impedance of the circuit is 3 ohm, and when frequency is infinite, ऐसे लिखते हो ना, ZS, S का मतलब होता है J ओमेगा, ओमेगा मीन्स 2 पाई F। तो अगर फ्रीक्वेंसी को जीरो रख दोगे तो S जीरो हो जाएगा, तो Z0 मीन्स S इज जीरो। और अगर फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट रख दोगे तो S इनफाइनाइट हो जाएगा, Z इनफाइनाइट इज 2 ओम, मीन्स द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट इज 2 ओम at S is equal to infinite. The impedance of this circuit is 3 ohm when S is equal to 0. What is S? S is frequency. You can say it is complex frequency. कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे आप, या आपने पढ़ा होगा S is equal to सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है या नहीं? पूरा कंट्रोल इसी से भरा हुआ है। हाँ सर, आ गया समझ में। So Z0 is 3 ohm, Z infinite is 3 ohm. What is value of R1 and R2? R1 और R2 आपको निकालना है, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू दे नहीं रखी है, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। निकालो निकालो और आंसर बताओ मुझे। देखो Z0 दे रखा है 3 ओम, इसका मतलब क्या है? Z0 इज 3 ओम मींस व्हेन S इज इक्वल टू 0 देन इंपेडेंस इज 3 ओम, व्हेन S इज इक्वल टू 0 C। अच्छा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है? XC होता है 1 अपान ओमेगा C। 1 अपान ओमेगा C का मतलब क्या? अरे 1 अपान ओमेगा C का मतलब क्या होता है? ओमेगा इज 2 पाई F इंटू C। फ्रीक्वेंसी जीरो रखो जरा, जीरो एट F इज इक्वल टू 0। F इज इक्वल टू 0 का मतलब S इज इक्वल टू 0, बात वही है। F 0 रखोगे तो XC क्या होगा? XC इज इनफाइनाइट। और एट F इज इक्वल टू इनफाइनाइट, F इज इक्वल टू इनफाइनाइट मींस S इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो XC कितना होगा?
एक्स सी कितना होगा? चेंज, अरे यहाँ पे रखो ना एक्स सी इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट, एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। चिंटू का सर मैं कैलकुलेटर से निकालूंगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। तो आप ये देख सकते हो कि व्हेन फ्रीक्वेंसी जीरो एक्स इज ओपन सर्किट, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इनफाइनाइट एक्स इज शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट। सो टेक दिस वन, at f is equal to 0, at f is equal to 0, what is the circuit? This is R1, this capacitor is nothing but open circuit। होगा या नहीं होगा? अरे बोलो हाँ या ना। Now this is R2, this is R2, Chintu this is R1, what is this? This is 1 ohm sir, okay, and this capacitor, this is open, ठीक है। आपको इस A और B के बीच में निकालना है। दिस Z इज गिवन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इस और इस पॉइंट के बीच का इंपेडेंस है Z। नाउ व्हाट इज इंपेडेंस और व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B? द करंट विल मूव लाइक दिस? नो, बिकॉज दिस इज ओपन सर्किट। विल करंट मूव लाइक दिस? नो, दिस इज ओपन सर्किट। तो करंट कैसे जाएगी? इट विल मूव लाइक दिस, करंट विल मूव लाइक दिस, हाँ या ना? So what is equivalent resistance or what is equivalent impedance between A and B? So the equivalent impedance Z equivalent is this and this are in series, so it is R1 plus R2. Z equivalent is R1 plus R2, means you can write that Z0, that is R1 plus R2, and that is 3 ohm. This is equation 1. Z0, that is R1 plus R2, and that is 3 ohm. हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? चिंटू, चलो अब आते हैं, निकालते हैं Z इनफाइनाइट। तो Z इनफाइनाइट कैसे निकालोगे? एक इक्वेशन मिल गई हमें, इस इक्वेशन से मतलब था, बाकी दुनिया बाहर में जाए हमें कोई मतलब नहीं है। At f is equal to infinite, f is equal to infinite means capacitor is short circuit, this is short and this is short, so it will be like this, R1, this is short, this is R2, this is 1 ohm, again this is short, so this is R1, this is short, this is R2, this is 1 ohm, this is short, suppose this is A, this is B। होगा या नहीं होगा? What is equivalent resistance between A and B? करंट कैसे आएगी? ऐसे आएगी क्या? नो, वाई? यहां से यहां तक तो करंट आएगी, यहां से यहां तक तो आएगी। The current will move from here to here because there is not any another way, there is not any other way. But after here, current has to come here. There is one path like this with 0 ohm resistance, another path with R2 resistance, another path with 1 ohm resistance। तो अगर यहां तक तो करंट आएगी तो एक ही रास्ता है, एक रास्ता है अभी तक आने का, ये 0 ओम का, एक R2 का और एक 1 ओम का। तो अगर करंट के पास एक रास्ता ऐसा है जिसमें 0 ओम का रेजिस्टेंस है, तो सारी की सारी करंट उसी से निकल जाएगी। इफ देयर इज ए पाथ हैविंग 0 रेजिस्टेंस, देन ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू दैट पाथ ओनली। होगा या नहीं? तो करंट कैसे निकलेगी? चिंट सर ऐसे। So what is equivalent resistance between A and B? R equivalent is nothing but R1. So it is R1 is what? R1 is nothing but it is Z infinite, and Z infinite that is 2 ohm. Means this Z infinite is 2 ohm. Z infinite means frequency is infinite. When frequency is infinite, then impedance is 2 ohm. Means from this equation you can calculate R1 is 2 ohm. R1 is 2 ohm, right? And R1 plus R2, the second equation, it is 3 ohm. So R1 is 2 ohm, put R1 2 ohm here, so R2 will be 3 minus 2, that is 1 ohm. So R1 is 2 or R2 is 1. 2 and 1 is the right answer. देखो इसमें और बताओ कोई डाउट हो तो। सर कैसे बताएंगे डाउट होगा? सर तो आप लाइव तो हो नहीं। हाँ चिंटू बात तो सही कह रहे हो, कमेंट में लिख देना, कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। कोई बात नहीं सर, हम स्मार्ट हैं, समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। देख लो इस वीडियो क्वेश्चन को आराम से आप।
पल्ले पड़ रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन ये है काफी छोटा, देखो आपसे हो रहा है नहीं। काफी छोटा है और आपसे हो जाना चाहिए आसानी से। दिस इज ए AC voltage source. This is a 5-volt source. This AC source is V is equal to 10 sin t. V is equal to 10 sin t. This is 5 volt. This is 1 farad. This is 2 Henry. This is 1 ohm. This is 5 volt and this is AC voltage source. In this circuit, the instantaneous current IT under steady state condition. इसमें करंट ऐसे हमने लिख दिया IT और पूछा है व्हाट इज IT अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। सर स्विच तो लगा नहीं, इसमें स्विच नहीं लगे होने का मतलब आप ये समझ लो कि बैटरी वगैरह इसमें लगाया गया, एसी वोल्टेज सोर्स वगैरह, और लगा के आप सो गए 8 घंटे तक। 8 घंटे बाद आप सो के उठोगे तो जो भी करंट या वोल्टेज होगा वो फिक्स होगा, मींस स्टडी स्टेट कंडीशन में होगा। सो व्हाट इज IT करंट इन दिस सर्किट एट स्टडी स्टेट? योर फर्स्ट ऑप्शन इज 5, सेकेंड ऑप्शन इज 7.07 sin t, third option is 0 and fourth option is 7.07 sin t minus 45। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? बोलो। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि उसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का जो कहता है कि खुदा है तो नजर आना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये पोयम है बड़ी शानदार सी। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? You have to find, this is battery DC voltage, this is AC voltage, current at steady state. This is R, this is L, this is C. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि at steady state what is the behavior of inductor? At steady state what is the behavior of inductor? Inductor behaves as a short circuit, okay. And what is the behavior of capacitor at steady state? For DC supply, these are the behaviors of inductor and capacitor as a short or open is only for DC, not for AC.
but here DC is also present. So inductor is behaving as a short circuit at a steady state, and capacitor is behaving as a open circuit at a steady state. This is the story. Resistor, no effect. So what is current in this? If it is open circuit, current will be how much? Current will be 0, right? Next question of transient and steady state. Let's see, are you able to give the answer or not? This is 50 volt. This is a switch. This is R. This is L. And this is C. 0.08 farad, 0.5 Henry, 5 ohm, 0.5 Henry, 0.08 farad. This is your switch. This is your 50 volt. Question is, in the given circuit, find the transient current IT when switch is closed at 0. Find transient current IT. Find transient current IT when switch is closed at t is equal to 0. Assume 0 initial condition. Assume 0 initial condition. It means पहले से इंडक्टर के पास या कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है, पहले से इसके पास कोई करंट नहीं है, पहले से इसके पास कोई वोल्टेज नहीं है, मींस दे डोंट हैव एनी एनर्जी, नो करंट नो वोल्टेज, पहले से नहीं है। इसी का मतलब है कि एज्यूम जीरो इनिशियल कंडीशन। तो आपको इसमें करंट निकालनी है। क्या निकालनी है? करंट। स्विच आपका क्या था? फाइंड ट्रांजिएंट करंट आईटी व्हेन स्विच इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू 0, यानी पहले स्विच ओपन था लंबे समय से, टी इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया गया। अब स्विच क्लोज करने के बाद इसमें से जो करंट बहेगी वो करंट कितनी होगी? योर ऑप्शंस आर 50 इंटू टी ई की पावर माइनस 0.5 टी, बी ऑप्शन इज 50 इंटू टी ई की पावर माइनस 5 टी, सी इज 100 t e to the power minus 5t, and d is 100 e to the power 100t e to the power minus 0.5t. तो 50t to the power minus 0.5t, 50t to the power minus 5t, 100t to the power minus 5t, 100t to the power minus 0.5t। ये है आपका क्वेश्चन। ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में एसएससी जेई में, ये एसएससी जेई में पूछा हुआ है। कैसे सॉल्व करोगे इसको आप? बोलो। ये देखो आरएल सर्किट नहीं है, ये आरसी सर्किट भी नहीं है, ये ना तो आरएल सर्किट है ना तो आरसी सर्किट है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको आप? अगर सिर्फ आरएल होता या आरसी होता तो फार्मूला भी हमारे पास था, हम लगा देते। यहां पे कौन सा फार्मूला लगाओगे आप? विच फार्मूला यू विल अप्लाई हियर? विच फार्मूला चिंटू? बोलो। आरएलसी सर्किट है सीरीज में, स्विच क्लोज किया गया और क्लोज करने के बाद कितनी करंट फ्लो होगी वो आपको बताना है। बोलो।
कैसे सॉल्व करेंगे? सीरीज आरएलसी सर्किट है। सीरीज आरएलसी के लिए कोई फार्मूला पढ़ा है आपने? नहीं। फिर क्या करोगे आप? लाप्लास से सॉल्व करने की कोशिश करो, आप कर सकते हो। लाप्लास से आप सॉल्व करो, आप कर सकते हो इसको। देखो कैसे करेंगे, मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कंट्रोल सिस्टम वगैरह आपको आता है, लाप्लास निकालना या लाप्लास इनवर्स वगैरह निकालना, ठीक है। I assume that you know how to find Laplace and how to find Laplace inverse because those concepts will be used here, ठीक है। And if you don't know Laplace, so whenever you will study Laplace, it will care for you. See, suppose this current is IT. This current is how much? IT. It is flowing like this. This current is IT flowing like this. अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सर्किट को लाप्लास एस डोमेन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखो जरा बहुत ध्यान से, एक्स सी होता है आपका 1/j⍵c, और j ओमेगा की जगह पे तो हम s रखते हैं। s इज व्हाट? s इज j ओमेगा। तो j ओमेगा जगह पे s रखोगे तो 1/s इंटू सी। तो अगर xc को s डोमेन में लिखना हो तो यू कैन राइट 1/sc। वी कैन राइट लाइक दिस। सिमिलरली अगर xl को लिखना हो तो आप क्या लिखते हो? j ओमेगा l, and what is j omega? That is s, तो s into l means if inductance is given and you have to write the inductive reactance for inductor, then multiply l with s and that will be your inductive reactance. So if inductance is given 0.5 Henry and you want to convert the if you want to write the reactance in terms of s, then what will be? If inductance is L, it will be S into L. Put the value of L. If this is capacitance 0.08 farad, and if your capacitance is no, multiply with S and take the inverse. So it will be 1/SC, and C is what? 0.08. There will be no effect on resistance. Resistance के ऊपर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बाकी what is 50 वोल्ट? 50 वोल्ट का लाप्लास लोगे तो क्या लो होगा? 50 को आप लिख सकते हो 50 into 1, 50 बाहर हो गया, 1 का लाप्लास होता है 1/S। होगा या नहीं होगा बोलो? तो 50 का लाप्लास आपने क्या किया? 50 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट था। अब 50 into 1, 1 का लाप्लास 1/s होता है। यू विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन कंट्रोल सिस्टम। तो अब इसको हम s डोमेन में लिखना चाह रहे हैं, लिख दें। तो दिस इज s डोमेन में, दिस इज 50/s। This current IT in S domain is I into S. The resistor is same. This is S into L. This is 1/SC. And okay. Now what is IS? What is 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 what? IS will be current in S domain, that is supply voltage upon impedance. Supply voltage upon impedance, ये तो होगा। What is supply voltage? It is 50/S upon what is impedance? Impedance is R plus S into L plus 1/SC. This is your IS. Now put the value of R, L and C and find what is IS. So when you will put the value of R, L and C, I am writing the equation of current not in time domain. I am writing the equation of current not in time domain but in frequency domain, but in Laplace domain. I will find IS
and when is will I will get is, I will take the inverse Laplace, and if you will take inverse Laplace, you will get the current like this in terms of t. So what will be is? It is 50 upon s divided by, what is r? R is 5 ohm plus s into L, s into what is L? L is 0.5, okay, plus 1 upon SC. What is C? C is 0.08. Now solve this. IS is, I will multiply with 100. मल्टीप्लाई विद 100, ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई 100 हियर, मल्टीप्लाई 100 हियर. व्हाई सर? द कैलकुलेशन विल बी इजी because the point will be removed, the calculation will be easy. So we will multiply with 100. So what will be? 100 से ही करें या चलो 100 से करते हैं. 100 से यहां कर दिया और 100 से यहां कर दिया. 100 से करोगे तो 0.08 है. पहले इसको निकालो, सॉल्व करो. एक सेकेंड. फर्स्ट सॉल्व दिस. 1 अपॉन 0.08 यू विल मल्टीप्लाई विद 100. सो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 100 और यहाँ हो जाएगा 8. ये तो हो गया 8s. इसका मतलब हो गया, ये हो गया 50, ये हो गया 4s. अगेन दिस इज 25 एंड दिस इज 2s. तो 25 अपॉन 2s यू कैन राइट दिस लाइक 25 अपॉन 2s. ठीक है. So now you don't need to multiply with 100 because calculation will be easier only by multiplying with the 2. Multiply with the 2, see this 2 will be gone. See 2 and 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई खैर आप किसी से भी कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन करनी है बस. 2 into 50 that is 100 upon s. This is 10 plus 5 था. 2 into 0.5, तो 2 into 0.5 that is 1. This is s plus 2 into 2 that is finished 25 upon s. ये तो होगा. This 2 will cancel with this 25 upon s. This 2 into 0.5 1 into s. 2 into 5 10. Now 2 into 50 that is 100 upon s. Again I am multiplying this equation by s. Multiply with s. फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, s से ऊपर नीचे करो मल्टीप्लाई. तो क्या होगा? यस यहाँ करोगे तो यस कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 100. ऊपर आएगा 100. यहां से s से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इट विल बी 10s प्लस s स्क्वायर प्लस 25. तो is आपका हो गया 10 अपॉन s. is इज नथिंग बट 100 अपॉन s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25. आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अपॉन s प्लस 5 होल स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10s. होगा या नहीं? देखो. सो आई हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर is. इफ यू हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर is एंड दैट इज 100 अपॉन s प्लस 5 होल स्क्वायर, देन व्हाट विल बी योर it? What will be your IT? Take the inverse Laplace of this. And if you will take the inverse Laplace, so is is this one, take 100 common. So IT will be what? 100 is constant, it will be common. Take the inverse Laplace of 1 upon s plus 5 square. 1 upon s plus 5 square. इसका inverse Laplace ले लो इस तरीके से. If this is is, you can write like this. Now take the inverse Laplace of this. If is is this, what will be it? 100 is common, it will be t into e to the power minus 5t. This is the inverse Laplace of this. How? You should know the formula of Laplace. अब Laplace पढ़ाएंगे तो फिर लंबा टाइम खींचेगा. Laplace होगा लेकिन आपको आना चाहिए. Laplace पे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाता है, तो बेसिक्स आपको आना ही चाहिए Laplace का. तो मैं मान के चलता हूँ इसका लाप्लास लोगे तो ये आएगा, या इसका इनवर्स लाप्लास लोगे तो ये आएगा. तो IT आपका इतना आ गया 100 ही हो गया. इसका इनवर्स लाप्लास लिया, द इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस इज दिस. अब इसका इनवर्स लाप्लास ये कैसे आया?
ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लाप्लास पढ़ो, या लाप्लास जब आप पढ़ोगे, पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा कि t इंटू एफ टी का लाप्लास कैसे निकालते हैं, सारे फार्मूले वगैरह। तो इतना लाप्लास आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कंट्रोल सिस्टम में भी यूज होता है, नेटवर्क थ्योरी में भी यूज हो जाता है। सो दिस इज द आंसर, सी। सी इज योर आंसर। होगा या नहीं होगा, बोलो। अरे बोलो तो कमेंट करके कुछ। चिंटू कह रहा सर हाँ होगा। चलो चिंटू ने कुछ बोला तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कलर कोडिंग पे लिखता हूँ। कलर कोडिंग वैसे आपको आती होगी, कलर कोडिंग, रेजिस्टेंस कलर कोडिंग, आप उससे परिचित होगे। आसान टॉपिक ही है, अगर आप थियरी डिटेल में पढ़ोगे तो आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन कराते हैं आपको कलर कोडिंग पे, अगर थियरी पढ़ा दो। थियरी पढ़ाना बहुत टफ नहीं है, कलर कोडिंग आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में। मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, देखता हूँ आप कर पाते हो या नहीं। क्वेश्चन ये है कि 4 बैंड रजिस्टर है हमारे पास। 4 band register I am having, I have taken, and the value of resistance is, sorry, I have taken 4 band register and the color is orange, red, green and gold. So I have taken a 4 band register, the color is orange, red, green and gold. Question is, what is maximum value of resistance? And second question is, what is minimum value of resistance? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा रेजिस्टेंस की और मिनिमम वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस की। 4 band resistor is there are 4 band, not 5, not 6, and the color is orange, red, green and gold. So what is maximum value of resistor and what is minimum value of resistor? Suppose there is a 4 band resistor, there are 4 color, 1 band, second band, third band and fourth band. There is 4 band. This is first band, this is second band, this is third, this is fourth. So जो फर्स्ट बैंड होता है आपका, ये बताता है फर्स्ट डिजिट को। फर्स्ट कलर जो होता है ये फर्स्ट डिजिट को बताता है। सेकंड कलर जो होता है, सेकंड बैंड, ये सेकंड डिजिट को बताता है, सेकंड डिजिट को बताता है। और थर्ड बैंड जो आपका है ये बताता है किसको, मल्टीप्लायर को। इट एक्सप्लेन्स अबाउट मल्टीप्लायर and this explains about tolerance. Fourth band is tolerance, third is multiplier, second digit, first is first digit. What is meaning of tolerance? Suppose for any band tolerance is 5%. Suppose tolerance is plus minus 5%. Suppose, what is meaning of this? Tolerance is plus minus 5%. It means your resistance can increase 5% or your resistance can decrease 5%. Your tolerance is plus minus 5% means, suppose resistance is 100 ohm. Suppose plus minus 5% means if resistance is 100 ohm, then there may be deviation in the original value of resistance. It can increase up to 5%, it can decrease up to 5%. ये 5% बढ़ सकती है और 5% घट सकती है। अब ये जो टॉलरेंस होता है ये जितना कम हो उतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस अच्छी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा एक्चुअल वेट 100 किलोग्राम है, मान लो माई एक्चुअल वेट इज 100 kg, 100 किलोग्राम, 100 kg,
अब मैंने एक दिन अपना वजन नापा, मान लीजिए जीटीबी नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, ये मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पे मैंने अपना वजन नापा और इसने बताया 110 किलोग्राम। इसका मतलब इसने वजन क्या बताया, ज्यादा 10 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि इस मशीन में सपोज कोई एरर थी, इस मशीन की टॉलरेंस मान लो 10% थी, प्लस माइनस 10%। इसका मतलब अगर जीटीबी नगर में लगी हुई मशीन की टॉलरेंस प्लस माइनस 10% है, इसका मतलब जो आपका एक्चुअल वेट होगा उसमें 10% बढ़ा सकती है और उसमें 10% घटा सकती है। इट मीन्स योर वेइंग इक्विपमेंट कैन गिव मैक्सिमम plus 10% and minimum minus 10%. Means if your actual weight is 100, the machine will give 110 reading maximum or 90 reading minimum. The range will be between this and this, between 90 and 110. Minimum 90, maximum 110. Suppose tolerance of this machine is plus minus 20%. प्लस माइनस 20% मीन्स अगर हमारा एक्चुअल वेट 100 है तो जो मशीन है वो मैक्सिमम 120 किलोग्राम दे सकती है और मिनिमम 80 किलोग्राम। मीन्स ओरिजिनल वैल्यू में से 20 किलोग्राम घटा दो और ओरिजिनल वैल्यू में से 20 किलोग्राम ऐड कर दो। सो द रेंज विल बी 80 to 120 किलोग्राम। दिस इज रेंज। तो अगर मैं किसी मशीन से अपना वजन तौलूंगा तो मैं क्या चाहूंगा, मशीन का टॉलरेंस ज्यादा हो? नहीं, हम तो चाहेंगे जीरो टॉलरेंस हो, बिल्कुल कम हो, जितना कम उतना अच्छा। तो टॉलरेंस का मतलब यही है कि कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू घट या बढ़ सकती है। So this is the meaning of tolerance. See, now you should know the table. You should know that BB Roy of Great Britain has a very good wife. ये सब कलर आपको याद होगा ना, उसमें फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, फिर मल्टीप्लायर, फिर उसके बाद टॉलरेंस होता है। BB Roy of Great Britain has a very good wife. So from there you can see what is color first digit, what is second digit, and what is third digit for these colors. So if you see for orange, what is first digit? Orange is your first digit. First digit की जगह पे क्या है? Orange. Second digit की जगह पे कौन है? It is your red. Multiplier कौन है आपका? It is green. And what is tolerance? Tolerance is your gold. ना अब टेबल तो मैं बनाऊंगा नहीं, बिकॉज टाइम उतना नहीं है। अगर टेबल देखोगे तो हर कलर की, जैसे यहाँ पे कलर लिखा हुआ है BBROY, ब्लैक ब्राउन करके, फिर फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, फिर मल्टीप्लायर, फिर टॉलरेंस, ऐसे करके। वहां से अगर आप उस टेबल को देखोगे तो आप हर कलर के लिए फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट या मल्टीप्लायर या टॉलरेंस आप देख सकते हो। हमारे पास कलर कौन सा है? ऑरेंज। और अगर हम ऑरेंज कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर की फर्स्ट डिजिट क्या होती है? व्हाट इज फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑरेंज? इट इज 3। तो ऑरेंज की अगर फर्स्ट डिजिट 3 है तो 3 लिख दो आप। उसके बाद है रेड। रेड की सेकंड डिजिट क्या है? व्हाट इज द सेकंड डिजिट ऑफ रेड? इट इज 2। सी, इफ द फर्स्ट डिजिट इज 3, द सेकंड डिजिट इज 2। ऑरेंज की फर्स्ट डिजिट ये है, रेड की सेकंड डिजिट 3 और 2। ये कहानी होगी। अब थर्ड डिजिट पे है, थर्ड मतलब ये थर्ड कलर जो है बैंड वो है ग्रीन। ग्रीन किसकी जगह पे? ग्रीन है मल्टीप्लायर की जगह पे। तो ग्रीन का मल्टीप्लायर कितना होगा? What is the multiplier of green? So the multiplier of green is 10 to the power 5. So the multiplier of green is 10 to the power 5. So you will multiply with this. 3 into 2, multiply this value into 10 to the power 5. Whatever is this value you will get, multiply this value with multiplier. So the multiplier of green is 10 to the power 5. Now you should remember the tolerance. At least remember the tolerance of gold and silver. बाकी कलर का याद हो तो अच्छा है, ना याद हो तो भी चल जाएगा काम। But at least remember the tolerance of gold and silver. And if you will see, the tolerance of silver is plus minus 10%. Sorry, the tolerance of silver is plus minus 10%, and the tolerance of gold is plus minus 5%. So gold is plus minus 5% and silver is plus minus 10%, and the color is gold, so the tolerance is plus minus 5%. Now the value of resistance is 32 into 10 to the power 5 plus minus 5%. Means the resistance 32 plus minus 5%. Means this is the value of resistance. This is actual value. Plus 5% or minus 5%. It is the fluctuation in the value. This is called tolerance. This is called tolerance. अब इस वैल्यू में आप 5% ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? इफ यू विल ऐड 5% यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू,
and if you will subtract 5%, if you will subtract 5%, हाँ, if you will subtract 5% you will get minimum value of resistance. अब निकालो जरा, आप निकालो यहां से, इस वैल्यू का 5%, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा? 5% पहले निकालो, चलो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, चलो पहले 5% निकालो इसका, 320000, 1 2 3 4 5 इंटू 5%, 1 2 3, ये हो गया। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा? इस 320000 में ऐड कर दो ये वैल्यू, और मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा? ये जो वैल्यू है इसमें से घटा दो, दिस इज मिनिमम रेजिस्टेंस। मींस add 5%, किसका 5%? the 5% of this value is added in this, then you will get maximum value of resistance. If 5% of this value is subtracted from this, then you will get the minimum resistance. So this is all about how you can solve the questions of 4 band. Similarly there may be numerical on 5 band also. तो 5 बैंड पे क्वेश्चन है तो भी कर सकते हो, 6 बैंड पे क्वेश्चन है तो भी कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन यह आ जाता है कि जो 6 बैंड का रजिस्टर होता है उसमें जो लास्ट वाला बैंड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन 6 बैंड रजिस्टर, फर्स्ट बैंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, द सिक्स्थ बैंड रिप्रेजेंट्स व्हाट? सिक्स्थ बैंड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चिंटू बोलो। जैसे यहां पे फोर्थ बैंड में चौथा बैंड टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने कहा सिक्स्थ बैंड में, सिक्स बैंड रजिस्टर में जो सिक्स्थ बैंड होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? कमेंट करके बताओ। अरे चिंटू कमेंट करके कुछ तो बताओ। सिक्स्थ बैंड जो होता है आपका वो रिप्रेजेंट करता है किसको? सिक्स्थ बैंड जो होता है आपका वो रिप्रेजेंट करता है किसको? टेम्परेचर कोफिशिएंट को। Now some more numericals I will solve but on different topic. So be ready for the AEJ new batch on the plus course in the June month if you are interested. बाकी मैंने कम्युनिकेट करने का तरीका बता दिया है। I have given you my mail, you can message me, फेसबुक भी यही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन मैं लिखता हूं और जरा आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो जेईई के एग्जाम अभी होने वाले हैं, एसएससी जेईई भी होने वाला है जो कि 30 मार्च को होने वाला था। यूपीपीसीएल जेईई में भी वैकेंसी आपकी आने वाली है, एंड राजस्थान जेईई में भी एग्जाम होने वाला है, यूपीपीएससी में होने वाला है। सो देयर आर मेनी मोर एग्जाम्स विच आर इन द लाइन, तो तैयारी करते रहिए। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास भी आज हुई थी। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लाइव हुई थी 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, एंड सो गो एंड सी दोज वीडियोज आल्सो। बाकी जो लोग ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं नेटवर्क थ्योरी की, मैं उनको बता दूं वो क्रिएट्रिक्स चैनल पे जब जाएंगे तो क्रिएट्रिक्स चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना। आप प्लेलिस्ट होती है ना यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो कई सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी मोटिवेशनल वीडियो की। मोटिवेशनल वीडियो में भी एक वीडियो है मेरा, उसको जाके आप देख सकते हो। बाकी फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, मशीन की होगी, या जिसकी भी होगी। फिर यहाँ पे एक आपको मिलेगी नेटवर्क थ्योरी की प्लेलिस्ट। नेटवर्क थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाना, आप एक एक करके सारी वीडियोस देखना, दैट विल बी वेरी मच यूजफुल, राइट। ये मई महीने की आखिरी मुलाकात है हमारी आपसे, तो अगर बिछड़ जाओ हमसे और कुछ कम्युनिकेट करना है इसलिए आईडी दी है आपको। और डिजिटल की भी 3 वीडियोस हुई हैं, एक आज क्लास हुई है,
एक परसों हुई थी और एक उसके एक दिन पहले हुई थी। कल क्लास नहीं हो पाई थी डिजिटल की, तो आप उसमें जाके देखना। आप लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन वगैरह जो है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन तो एक ही 2 क्वेश्चन कराया है। लॉजिक गेट और बुलियन अलजेब्रा का जो मिनिमाइजेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें कराई गई हैं, और कुछ क्वेश्चन कॉम्बिनेशनल सर्किट के यानी मल्टीप्लेक्सर वगैरह के, डिकोडर इनकोडर वगैरह के कराए गए हैं। सो यू कैन सी द वीडियोज ऑफ डिजिटल आल्सो। ये भी आपके एग्जाम में काम आएगा। आएगा या नहीं आएगा? चिंटू करा आएगा सर। चलिए क्वेश्चन कराते हैं आगे। कई बार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट के। तो व्हाट इज लीनियर एलिमेंट, व्हाट इज नॉन लीनियर एलिमेंट, इन सब चीजों के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज नॉन लीनियर, व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव, व्हाट इज यूनिलैटरल, व्हाट इज बाइलैटरल। सो व्हाट इज लीनियर एलिमेंट, मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, बताइए व्हाट इज लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट एक तरीके से वो होता है जिसमें इनपुट में और आउटपुट में लीनियर रिलेशनशिप होती है। लीनियर एलिमेंट वो होता है जहां इनपुट और आउटपुट में लीनियर रिलेशनशिप होती है। जैसे रेजिस्टर है, इंडक्टर है या कैपेसिटर है। सपोज देयर इज ए रेजिस्टर, सी वेरी केयरफुली, दिस इज ए वोल्टेज एंड दिस इज द करंट। अगर आप वोल्टेज को डबल कर दोगे तो करंट डबल हो जाएगी, वोल्टेज को 4 गुना कर दोगे तो करंट 4 गुनी हो जाएगी। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, द करंट विल इंक्रीज इन द सेम रेशियो। इफ यू आर रिड्यूसिंग द वोल्टेज, द करंट विल रिड्यूस इन द सेम रेशियो। मींस हियर द रिलेशन बिटवीन इनपुट and output is linear. Input is voltage, current is output, and the relation is linear. Input is what? You have given the voltage, this is input. Current is flowing, that is output. The relation between voltage and current is linear. How? Array, you can check from here. Suppose this is 5 ohm resistor, this is 10 volt. कितनी करंट फ्लो हो रही है? करंट विल बी I is V by R, 10 by 5, that is 2 ampere. Now change this 10 volt to 40 volt. Now current will be how much? Current will be I is V by R, 40 upon 5, that is 8 ampere. So voltage increased 4 times, current increased 4 times. The relationship between voltage and current means the element in which there is a linear relationship between input and output is called linear element. Suppose there is inductor. ठीक, you have given the current to inductor. If current will flow, the flux will be produced also. If current will flow in an inductor, then due to that current, flux will be also produced, and the flux phi is directly proportional to I. Current is input and the flux is output. The relationship is linear. Current will be increased 2 times, flux will be also increased 2 times. फार्मूला भी पढ़ते हो आप, phi is equal to what? यहां से देखो, L is n phi upon I. L is n phi upon I. यहां से n phi हो गया आपका L इंटू आई। यहां से आप अगर लिखोगे तो phi हो जाएगा L I upon n, मीन्स phi is directly proportional to I. So करंट का देना इंडक्टर को इज इनपुट, और करंट देने से जो फ्लक्स आया है इंडक्टर में, दैट इज आउटपुट. So the input current and the output flux, they are in linear relationship. So inductor is also a linear element. What about capacitor? Suppose this is a capacitor. Suppose there is a capacitor. ये कैपेसिटर है हमारे पास. आपको पता है Q is equal to CV, राइट? Q is directly proportional to V. अगर हम यहाँ इसको वोल्टेज दें तो यहाँ पे क्या आएगा इसकी प्लेट पे? चार्ज. यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस माइनस आएगा. यहाँ मान लो प्लस क्यू आ गया तो दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू आएगा. तो जो भी चार्ज आए इसकी प्लेट पे, दैट चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज. इफ वोल्टेज इज हाई, charge will be high. Means if you will supply more voltage, the charge stored on the plates of capacitor will be high. The voltage increased, charge will be increased. It is doubled, it will be doubled. If it is reduced to half, it will be also half. Q is directly proportional to V. This V is input, this charge is output.
चार्ज का स्टोर होना आउटपुट है, वोल्टेज का देना इनपुट है। सो चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे रेजिस्टर हो, द इनपुट विच यू आर गिविंग एंड द आउटपुट विच यू आर गेटिंग is in linear relationship. That's why they are called linear element. But the same case is not for diode and semiconductor devices. If you will see semiconductor devices, they are non-linear element. They are non-linear element like diode, BJT, FET, MOSFET. These are non-linear. How? See, this is a diode. I have applied a voltage. Initially I have given the voltage but current is not flowing. Initially I have given the voltage but current is not flowing. Voltage is increasing but current is not increasing. I am increasing the input but output, that is current, it is not increasing. वोल्टेज का देना क्या है? इनपुट। करंट का बहाना क्या है? आउटपुट। तो यहां से यहां तक वोल्टेज दिया, करंट नहीं मिल, क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अभी कट इन वोल्टेज के पहले हो आप। जब तक डायोड के क्रॉस कम से कम कट इन वोल्टेज के बराबर नहीं पहुंच मिल जाएगा, चाहे 0.7 हो चाहे 0.3 हो, तब तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहां से यहां तक तो वोल्टेज तो दिया, करंट कंडक्ट नहीं कर रही, नहीं फ्लो हो रही करंट। उसके बाद जैसे कट इन वोल्टेज के बराबर आप पहुंचे, अब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हो गई। So from here to here, voltage is increasing but current is not increasing. There is no linear relationship. After here, voltage is increasing but current is increasing fastly. Voltage थोड़ा सा बढ़ाओगे, करंट तेजी के साथ बढ़ जाएगी। So in this section you can see that there is not the linear relationship between voltage and current. Linear का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि एक बढ़े तो दूसरा बढ़े। Linear का मतलब होता है एक जितना बढ़े दूसरा उतना ही बढ़े। Then it will be linear. तो डायोड हो या डायोड से बना हुआ कुछ भी हो, बीजेटी, फेट, मॉसफेट, जितनी भी चीजें हैं, दे ऑल आर नॉन लीनियर। ठीक है, ऐसी ही कहानी होती है आपकी एक्टिव और पैसिव एलिमेंट की। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, कौन? जो एनर्जी को कर पाए, जो पावर या एनर्जी को डिलीवर कर पाए, दैट इज एक्टिव एलिमेंट। जैसे कोई वोल्टेज सोर्स है या कोई करंट सोर्स है, वो एनर्जी या पावर डिलीवर कर सकता है, तो कैसा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है। कोई वोल्टेज सोर्स, कोई करंट सोर्स, कोई बैटरी है, दैट इज एक्टिव एलिमेंट। और पैसिव एलिमेंट क्या होता है? द एलिमेंट विच कंज्यूम्स एनर्जी और पावर, लाइक रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, दे कंज्यूम्स एनर्जी, दो स्टोर्स एनर्जी, they don't give energy, they take energy. So resistor I square R, inductor half Li square, capacitor half CV square. So inductor, resistor और capacitor they are called passive element. जैसे आप हो अपने परिवार में, पापा आपके कुछ पैसा कमाते हैं, he is active, but you are consuming his money, you are passive element. But right now you are passive element. After 2 years, 1 year, 6 months, you will be active element when you will be working in a prestigious department of government of India. Then you will be active element. So passive is one element. Passive is those elements which consumes energy. जो पावर खाता है, जो पावर लेता है। अरे जैसे ये सर्किट देखो, ये बैटरी है और एक रजिस्टर है। ये रजिस्टर पावर खाएगा, ये पावर देगा। तो दिस इज एक्टिव एलिमेंट, दिस इज पैसिव एलिमेंट। तो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पावर खाते हैं, दे आर पैसिव एलिमेंट, और वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स वगैरह दे आर एक्टिव एलिमेंट। एक डिफिनेशन और है, ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी लेवल को या पावर लेवल को एम्पलीफाई कर पाए, सिग्नल को इनहैंस कर पाए, दैट इज आल्सो एक्टिव एलिमेंट। द एलिमेंट विच कैन इनहैंस एनर्जी लेवल और द पावर लेवल इज आल्सो कॉल्ड active element, like amplifier, transistor, operational amplifier. These are the elements. ये एनर्जी खुद पैदा तो नहीं कर सकते, they can't produce energy, they can't supply energy, but they can enhance energy level, they can enhance the power level, so they are also active element. This is second definition. For example, transformer. Transformer is a passive element. It is not active. Why? It does not
enhance the energy or power. It just transfer power from one side to another side. What transformer does? It takes power from one side and transfers the same power to the secondary side. I have neglected all the losses in the transformer. The power which transformer is taking from primary side, the same power is transferred to the secondary side. So transformer is not enhancing power. The power is same on both the sides. So transformer is a passive element. Your generator, suppose your synchronous generator, that is an active element because it can continuously supply energy or power. So the element which can generate energy or power, supply energy or power, or can enhance the energy or power level, they are called active element. Like BJT, op amp, all these things, they are also active element because they can enhance the signal level. आपने पढ़ा होगा क्लिपर, क्लैम्पर और इनहेंस वगैरह कैसे होता है सारी चीजें. पैसिव विच कंज्यूम्स पावर. तो पैसिव का एग्जांपल हो गया आपका रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और एक्टिव का हो गया वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और बीजेटी, ओप एम्प वगैरह, ये सब एक्टिव में आ जाएंगे. ट्रांसफार्मर इज ए पैसिव एलिमेंट और generator is an active element. Now unilateral and bilateral. Now next concept is about unilateral and bilateral. See, unilateral and bilateral. यूनिलेटरल एलिमेंट वो होता है, पहले बाइलेटरल देखो. बाइलेटरल क्या होता है? जैसे ये रजिस्टर है सी, ये बैटरी है, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 5 ओम. करंट किधर होगी? इधर. कितनी होगी? आई इज वी बाई आर, 10/5 कितनी? 2 एम्पियर. अगर मैं वोल्टेज की पोलरिटी को रिवर्स कर दूं, वोल्टेज की पोलरिटी को क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं, तो करंट कितनी फ्लो करेगी? 5 ओम. करंट ऐसे फ्लो करेगी अब, बट मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10/5, दैट इज 2 एम्पियर. मैग्नीट्यूड इज सेम. तो जो रेजिस्टर होगा या इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा, अगर आप उसमें वोल्टेज की पोलरिटी को रिवर्स कर दोगे तो डायरेक्शन तो अभी इसी बात है चेंज हो जानी है, मगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या? मैग्नीट्यूड इज स्टिल 2 एम्पियर. बिफोर चेंजिंग द पोलरिटी मैग्नीट्यूड वाज 2 एम्पियर, आफ्टर चेंजिंग द पोलरिटी मैग्नीट्यूड इज 2 एम्पियर. सो मैग्नीट्यूड इज 2 एम्पियर. It means the element in which the magnitude of current does not changes if polarity of supply voltage is reversed, then it is called bilateral element. Bilateral element is those element in which the magnitude of current does not changes. Bilateral element is those element in which the magnitude of current does not changes if polarity of supply voltage is interchanged. Current is same, so it is bilateral element. And what is unilateral? See, suppose this is your diode, this is plus, this is minus, this is 10 volt. Suppose here diode is in forward bias. Again diode is same, but I have reversed the polarity. Now see how much current will flow. How much current will flow? Suppose voltage is 10. Same. Diode is in forward bias. What is the resistance of diode in forward bias? Ideally 0 and practically very small. So if diode is in forward bias, its resistance is very small. Suppose this is 1 ohm only, very small, 1 ohm. So what is current? Current I is V by R, that will be 10/1, that is 10 ampere. Here diode is in reverse bias because polarity is interchanged. So current will flow in this way, like okay, डायरेक्शन तो बदल ही जाएगी करंट की. अगर वोल्टेज की पोलरिटी बदलोगे तो क्या मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा? नाउ दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस. तो रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा. द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी हाई इन रिवर्स बायस. सपोज इट इज 1000 ओम. सो व्हाट इज करंट? द करंट आई इज V by R, that is 10/1000 and it is 0.001 एम्पियर. पहले करंट 10 एम्पियर थी, अब करंट 0.001 एम्पियर आ गई. दिशा तो बदली, मैग्नीट्यूड बदला कि नहीं बदला? मैग्नीट्यूड बदल गया. सो द एलिमेंट इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस इफ द पोलरिटी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज इंटरचेंज्ड, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड unilateral element.
यूनिलैटरल एलिमेंट, यूनिलैटरल मीन्स लाइक डायोड, और डायोड से बना हुआ जो कुछ भी है, बीजेटी, एटमॉस्फेयर, फलाना फलाना, ओपैम्प वगैरह, दे आर यूनिलैटरल। एंड योर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, दे आर योर बाइलैटरल। गॉट इट और नॉट? देखो इसको सोचो और कोई डाउट हो तो बताओ। यूनिलैटरल क्या होता है? यूनि मतलब अगर हम वोल्टेज की पोलैरिटी को बदल दें, इफ आई विल रिवर्स द पोलैरिटी देन the magnitude of current is also changed. This was a diode. I am representing this the resistor of diode. Suppose you have taken the ideal case. किसी ने कहा सर मैं आइडियल केस लूंगा, तो ले लो चलो। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो कैसे होगा आइडियल केस में? शॉर्ट सर्किट, यही तो होगा। डायोड कैसे होता है? शॉर्ट सर्किट। तो करंट कितनी फ्लो होगी इसमें? कितनी करंट फ्लो होगी? IHV/R, चलो मान लो इनफाइनाइट करंट मान लिया, कुछ भी मान लो। रिवर्स बायस में कैसे होता है ये? ओपन सर्किट, तो करंट कितनी होगी? 0। करंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग तो आ ही गया। तो ऐसा एलिमेंट अगर जिसमें वोल्टेज की पोलैरिटी हम रिवर्स कर दें और बहने वाली करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे यूनिलैटरल। और ऐसा एलिमेंट अगर जिसमें सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स करें लेकिन मैग्नीट्यूड ना रिवर्स हो, दैट इज कॉल्ड बाइलैटरल एलिमेंट। ये कहानी है आपकी यूनिलैटरल और बाइलैटरल की। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। अब एक दो क्वेश्चन आपको कराते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन बनाइए जरा। ये किसी एलिमेंट के लिए ग्राफ बनाया हमने, मान लीजिए VI का ग्राफ है एंड ग्राफ इज लाइक दिस। अब आपको ये बताना है ये एलिमेंट कैसा है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, एक्टिव है या पैसिव है, या फिर यूनिलैटरल है या बाइलैटरल है। ये आपको चेक करना है कि इट इज लीनियर और नॉन लीनियर। ऐसे रहेगा लीनियर, एक्टिव, यूनिलैटरल, या लीनियर, पैसिव, बाइलैटरल, ऐसे रहेगा लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव। तो ऑप्शन ऐसे रहेगा दिस दिस और दिस, दिस दिस और दिस, दिस दिस और दिस दिस और दिस, दिस दिस और दिस, कुछ भी हो सकता है आपका। इसको आप बताओ क्या होगा, ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। सबसे पहले आइए चेक करते हैं लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। तो लीनियर या नॉन लीनियर कैसे चेक करेंगे? अगर कोई भी ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है
तो लीनियर होगा। अगर कोई भी ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर। स्ट्रेट लाइन का मतलब कुछ ऐसे हो, सीधा बिल्कुल, ओरिजिन से पास हो रहा हो और लीनियर हो। दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज लीनियर, लाइक दिस। जैसे ऐसे भी अगर होगा, दिस इज ऑल्सो लीनियर, ओरिजिन से पास हो रहा है, लीनियर है। तो इफ ए ग्राफ इज पासिंग विद ओरिजिन एंड इट इज लीनियर देन इट इज कॉल्ड लीनियर एलिमेंट। यहाँ पे ग्राफ कैसा है, लीनियर है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो द एलिमेंट इज लीनियर एलिमेंट। इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव को कैसे सिलेक्ट करोगे? एक्टिव पैसिव को कैसे सिलेक्ट करोगे? जो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। एक्टिव जो एलिमेंट होता है उसका स्लोप नेगेटिव होता है और पैसिव एलिमेंट का स्लोप पॉजिटिव होता है। तो पैसिव एलिमेंट का स्लोप होगा पॉजिटिव और एक्टिव एलिमेंट का स्लोप होगा नेगेटिव। या आप ये कह लो कि जो एक्टिव एलिमेंट है वो जो है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें लाई करेगा? स्लोप जो इसका होगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि ये क्या, अगर हमें ये चेक करना हो कि ये एक्टिव है या पैसिव है, तो अगर स्लोप इसका पॉजिटिव है तो एलिमेंट पैसिव है, एंड इफ स्लोप इज नेगेटिव देन एलिमेंट इज एक्टिव। या आप ये बोल सकते हो, अगर ये जैसे ये है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अगर सेकंड और फोर्थ में आ रहा है, लाइक दिस आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव होगा। आपको पता है ना, ऐसी लाइंस का स्लोप पॉजिटिव होता है, ऐसी लाइंस का स्लोप नेगेटिव होता है। स्लोप क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसको लो और उसमें tan कर दो, tan थीटा, दैट इज योर स्लोप। यही तो होता है। तो अगर आपका जो ग्राफ है पैसिव के लिए क्या होगा, एक्टिव के लिए चलिए देखते हैं। एक्टिव के लिए स्लोप नेगेटिव होगा, पैसिव के लिए पॉजिटिव। ये एक्टिव के लिए अगर आप देखो तो इसका जो स्लोप होता है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ग्राफ या स्लोप किसका? एक्टिव एलिमेंट का। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये ग्राफ स्लोप कैसा है इसका? स्लोप तो इसका पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव। अगर ग्राफ कहीं ऐसे होता तो स्लोप नेगेटिव होता। तो ये तो फर्स्ट और थर्ड में है, फर्स्ट और थर्ड में है, स्लोप भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पैसिव है। पैसिव एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड में होगा स्लोप उसका, एक्टिव का सेकंड और फोर्थ में। सो दिस इज पैसिव। अब बात आती है कि यूनिलेटरल होगा या बाइलेटरल होगा। ये कैसे पता लगाओगे आप? तो यूनिलेटरल और बाइलेटरल की कहानी ये है कि अगर आपका ग्राफ सिमेट्रिकल है अपोजिट क्वाड्रेंट्स में, अपोजिट क्वाड्रेंट्स मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा है कुछ वैसा ही सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तब तो बाइलेटरल है। और अगर ऐसा नहीं है तो यूनिलेटरल है। चेक करने के लिए सीधे सीधे, अभी देखो सारी डिफिनेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं मुंह से, तो आप समझना। अगर आपका जो ग्राफ है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल हो तो जो एलिमेंट होगा वो बाइलेटरल होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो यूनिलेटरल। सीधी सी कहानी। फर्स्ट और सेकंड में सिमेट्रिकल का मतलब जैसे फर्स्ट में ऐसे है, थर्ड में ऐसे है, सिमेट्रिकल है ना। जो फर्स्ट में है वैसे ही सेकंड में है, सिमेट्री है। या मान लो फर्स्ट में ऐसे है, सेकंड में भी ऐसे है, सिमेट्री है फर्स्ट सेकंड में। या फर्स्ट में ऐसे है, सेकंड थर्ड में ऐसे, जैसे फर्स्ट में ऐसे थर्ड में, जैसे फर्स्ट में ऐसे थर्ड में, सिमेट्री है। ये भी बाइलेटरल है। अगर ऐसे हो जाता तो फिर ये बाइलेटरल नहीं है, यूनिलेटरल। क्यों? जैसा फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड में होना चाहिए। या फर्स्ट में तो ऐसा थर्ड में तो है ही नहीं, थर्ड में इट इज नॉट प्रेजेंट इन थर्ड, सो इट इज नॉट बाइलेटरल, इट इज यूनिलेटरल, राइट? योर क्वेश्चन इज इट बाइलेटरल और यूनिलेटरल? सो फ्रॉम ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में क्या है? सेम है तो बाइलेटरल।
दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। नहीं आया समझ में? चलो नेक्स्ट ग्राफ में बनाता हूं मैं, बताओ जरा आप। ये है, ये कैसा है आपको ये बताना है। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए क्या होना चाहिए? लीनियर के लिए ओरिजिन से पास होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से तो पास हो रहा है मगर स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहां से यहां तक तो स्ट्रेट लाइन है, फिर सीधा हो गया, ये लीनियर नहीं मानेंगे। लीनियर का मतलब जब इनपुट आपका चेंज हो ना, देखो यहां से आगे जब आप बढ़ोगे तो ये मान लो वोल्टेज है, ये मान लो करंट है, आगे जाओगे तो वोल्टेज तो बढ़ेगा मगर करंट कांस्टेंट हो गई। इसके बाद वोल्टेज इंक्रीजिंग बट करंट इज कांस्टेंट, नॉट लीनियर। यहाँ पे देखो वोल्टेज तो बढ़ रहा है इधर मगर करंट इज कांस्टेंट। लीनियर मींस अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी उतनी ही बढ़े, देन इट विल बी लीनियर। जब आप लोग लाइव नहीं रहते हो तो थकावट आ जाती है। आज मैं 1.5 घंटे ही भी नहीं पढ़ाया एंड आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। आप लोगों का कमेंट आता है तो फिर एनर्जी बनी रहती है, थकावट ही नहीं महसूस होती है। 6 घंटे ऑफलाइन में पढ़ाने में जो थकावट होती है वही थकावट 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाने में होती है, ठीक है? और वही थकावट आधा घंटा पढ़ाने में हो जाती है अगर कोई कमेंट ना आ रहा हो लाइव। लाइव मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ाना हो या प्रीमियर जैसे होता है। हाँ चलिए, तो ये लीनियर तो नहीं है क्योंकि यहाँ के बाद वोल्टेज बढ़ा रहे हैं अगर करंट नहीं बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं मगर करंट नहीं बढ़ रही है। सो लीनियर का मतलब ओरिजिन से पास और स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधा। ये स्ट्रेट रहता तो चलता बट ये स्ट्रेट नहीं, ऐसे हो गया फिर घूम गया, सो इट इज नॉट लीनियर, सो इट इज नॉन लीनियर। फिर बात आती है एक्टिव है या पैसिव है। देखो जरा, अगर स्लोप इसका पॉजिटिव है तब तो पैसिव, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो एक्टिव। तो स्लोप नेगेटिव का मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। क्या सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है? नहीं जी, सेकंड और फोर्थ में है नहीं, तो एक्टिव तो नहीं होगा। पैसिव है क्या? हाँ पैसिव है। देखो स्लोप पॉजिटिव है, देखो यहां से यहां स्लोप पॉजिटिव, यहां से यहां स्लोप पॉजिटिव है पूरा। यहां से यहां तक स्लोप जीरो है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां जीरो है कोई दिक्कत नहीं, जीरो, बट यहां से यहां पॉजिटिव है, इसको आप पैसिव भी बोलोगे ना कि एक्टिव। सो एलिमेंट इज हाउ मच, स्लोप इज पॉजिटिव, या फर्स्ट और थर्ड में है इसलिए कैसा है? पैसिव, तो पैसिव है सही। यूनिलेटरल है बाइलेटरल, अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक जैसा है, अगर इसमें इसमें सिमिलर मिल गया तो फिर बाइलेटरल है, यूनिलेटरल टिक कर दो। अगर फर्स्ट और थर्ड में सेम है तो बाइलेटरल, बाइलेटरल तो है ही है, सेम है, बिल्कुल मिरर इमेज हो गई ओरिजिन के अबाउट। जैसा इधर वैसा इधर कॉपी है, सेम जैसा ये इसमें अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री हो गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ये एलिमेंट, बताओ कैसा है? कैसा है चिंटू? दिस एलिमेंट इज लीनियर एक्टिव पैसिव फलाना फलाना, कैसा लीनियर है क्या? दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, ओरिजिन से तो पास हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट इज इट लीनियर? नो, यहाँ से तक वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ी नहीं रही है, वोल्टेज बढ़ाना करंट बढ़ी नहीं रही, फिर उसके बाद वोल्टेज थोड़ा बढ़ा करंट तेजी के साथ बढ़ गई, तो लीनियर होना चाहिए। लीनियर कहाँ है ग्राफ? नॉट लीनियर, तो नॉन लीनियर है। ओके, एक्टिव है पैसिव है, स्लोप इसका कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ही है स्लोप, यहां से यहां तक भले जीरो बट यहां से यहां तक पॉजिटिव, यहां से यहां भी पॉजिटिव। भाई देखो अगर इसका स्लोप या जो है कहीं सेकंड और फोर्थ में होगा तब तो एक्टिव एलिमेंट होगा, अगर फर्स्ट और थर्ड में है तो पैसिव एलिमेंट है, तो भी पैसिव ही है। और यूनिलेटरल है बाइलेटरल, जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, बिल्कुल मिरर इमेज कॉपी है अपोजिट क्वाड्रेंट में, बाइलेटरल है। कहानी आ रही समझ में? नहीं आ रही है? तो ये कहानी थी आपकी यूनिलेटरल और बाइलेटरल की। आइए एक और देते हैं।
ये बताना है आपको। You have to tell, is it linear or non-linear, active, passive, unilateral और bilateral? बताओ चंटू, बताओ इसको तुम, क्या होगा इसका आंसर? लीनियर या नॉन लीनियर, एक्टिव या पैसिव? देखो सबसे पहले चेक करो लीनियर या नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब ओरिजिन से पास हो और स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन है क्या? देखो इधर जा रहा है फिर इधर भाग गया। यहाँ पे देखो वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रही है। यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव में जा रहा है तो करंट पॉजिटिव में जा रही है। ये लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब ये देखो ब्रेक हो गया है, यहाँ से जीरो आया फिर इधर भाग रहा है। दिस इज नॉट लीनियर। स्ट्रेट लाइन, दिस शेप इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ऐसा शेप होता या ऐसा शेप होता तो स्ट्रेट लाइन होता। दिस शेप और दिस शेप इज नॉट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो ये है, या स्ट्रेट लाइन ये है। दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन। देखो पहले क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ वोल्टेज ऐसे चेंज हो रहा है तो करंट ऐसे चेंज हो रही है, फिर उसके बाद जाने के बाद फिर रिलेशनशिप कुछ और बदल गया। दिस इज नॉट लीनियर, इट इज नॉट लीनियर, सो इट इज नॉन लीनियर। नाउ द क्वेश्चन इज इट इज एक्टिव और पैसिव। पैसिव तब होता अगर इसका स्लोप पॉजिटिव होता। क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है? यहां से यहां तक का स्लोप तो है पॉजिटिव, बट यहां से यहां तक का स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। तो पूरा स्लोप पॉजिटिव नहीं है ना। इसका स्लोप तो पॉजिटिव है मगर इसका पॉजिटिव नहीं है, तो दोनों का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए था तो होता पैसिव। अगर एक का भी स्लोप नेगेटिव हो गया, किसी भी हिस्से का स्लोप नेगेटिव हो गया, इट विल बी एक्टिव, सो इट इज एक्टिव एलिमेंट। Now last is unilateral or bilateral. Bilateral, if it is symmetrical in first and third quadrant, it will be bilateral, and if it is not symmetrical in first and third, it is unilateral. फर्स्ट में ऐसा है, सेकंड में, थर्ड में कुछ है ही नहीं। फर्स्ट में ऐसा है, थर्ड में कुछ है ही नहीं। तो अगर ऐसा है यहाँ पे ऐसे होता तब तो सिमेट्रिकल होता, मगर ये इधर है कहीं जाके, सो इट इज नॉट सिमेट्रिकल इन फर्स्ट एंड थर्ड, सो इट इज यूनिलेटरल। सो ये कहानी थी आपकी जो डिस्कस की गई आपके साथ कि क्या होता है यूनिलेटरल, क्या होता है बाईलेटरल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी ये सारी चीज़ें। आई या नहीं आई? तो आज की क्लास थोड़ा सा रिकॉर्डेड आपको दिखाई गई होगी, प्रीमियर हुई होगी। बाकी कोई डाउट होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो rajkumar.singh730@gmail.com, या मैसेंजर पे भी आप इसी पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमारी आपकी मुलाकात जून महीने में दोबारा होगी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर इज ए कोर्स ऑफ JEE विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जून, एंड प्लस उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड देयर इज कोड RK11, योर फेवरेट कोड, यू कैन यूज दिस कोड आल्सो टू गेट डिस्काउंट। तो जितना क्वेश्चन पॉसिबल था, जो टाइम फ्रेम दिया गया था, जो JEE के लेवल के क्वेश्चंस थे, कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन इस नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन सीरीज में आपको कराए गए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा इससे। तो बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। टिल देन एंजॉय, गुड नाइट, बाय बाय एंड जय हिंद।